नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, पहली बार जम्मू कश्मीर में सीएम ने ली भारत के संविधान की शपथ। संजय राउत का बेटे को जोड़ते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को पलटवार, कहा वन नेशन वन इलेक्शन इम्पॉसिबल। महायुति में कुछ सीटों पर रार, साथी नेता ही दे रहे हैं तय उम्मीदवार को चुनौती, फडणवीस चिंतित। भाजपा को तगड़ा झटका, ब्रह्मा सिंह तंवर आप में हुए शामिल, अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, कई घायल। स्पेन में बाढ़, कई पुल बहे, इमारतें धंसी, मरने वालों की बढ़ती संख्या के बीच 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर के केवड़िया में उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 और भारत के संविधान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, आज़ादी के 7 दशक बाद एक देश और एक संविधान का संकल्प पूरा हुआ। सरदार साहब की आत्मा को ये मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 70 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया। इसका कारण जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार थी। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए ज़मीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव के मतदान किया गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एकता के मंत्र को भी साझा किया। उन्होंने कहा, हर झूठ का मुकाबला करना है, एकता के मंत्र को जीना है। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। दरअसल राज ठाकरे के एक बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा है कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। जो नेता पहले कहते थे कि वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में आने नहीं देंगे, अब उन्हीं के गुणगान करने में लगे हैं। बात ऐसी है कि देखो, उनका बेटा चुनाव में खड़ा है और अगर जिसका बेटा चुनाव में खड़ा होता है, उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो। जिस बीजेपी को महाराष्ट्र से हद्दपार करने की भाषा ये नेता कर रहे थे, अमित शाह और मोदी जी को महाराष्ट्र में आने तक नहीं देना, अब वो उनके गुणगान करने लगे हैं, तो उनके मन में डर है अपने बेटे के भविष्य के बारे में। हो सकता है, होना भी चाहिए, हम उसके ऊपर क्या बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी हालत में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये मिस्टर राज ठाकरे जी को भी पूरी तरह से मालूम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन और धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता पर दिए गए बयान पर
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये संसद में आएंगे तो इन्हें सभी को विश्वास में लेना होगा, तभी ये हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन असंभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भारत में अलग अलग टैक्स व्यवस्था थी, लेकिन हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम GST बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड के साथ देश के बिजली क्षेत्र को मजबूत किया है। पीएम बोले, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में देश के लोगों को वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की है। एकता के लिए हमारे इन प्रयासों के तहत हम वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। बीच में खबर आई थी कि महाविकास अघाड़ी के बाद महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल महायुति में साथी उम्मीदवारों के नेता ही अपने उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चिंतित हैं। हालांकि उनका कहना है कि 1-2 दिनों में सब साफ हो जाएगा। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आज डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे गठबंधन से कुछ लोगों ने क्रॉस नॉमिनेशन किया है। कल हम सभी सहयोगियों ने आपस में बैठकर क्रॉस नॉमिनेशन के सभी मुद्दों को सुलझा लिया है। 1-2 दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा। हमारे गठबंधन में कुछ बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। हम उन्हें भी नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली के बाद 4-5 नवंबर से हम अपना अभियान पूरे जोर शोर के साथ शुरू करेंगे। बता दें कि क्रॉस नॉमिनेशन से मतलब है कि गठबंधन में 2 अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने एक ही सीट पर नामांकन किया है। बोरीवली सीट से टिकट न मिलने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारी का ऐलान किया था। इस पर फडणवीस ने कहा कि शेट्टी भाजपा के समर्पित वरिष्ठ नेता हैं। कभी कभी वे कुछ मांगते हैं, लेकिन अंत में वे पार्टी का समर्थन करते हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि वे पार्टी का साथ देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच दिवाली के दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता रवि राजा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद थे। रवि राजा को बीजेपी ने मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया। अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑर्किड में हम लोग सब लोग मिले थे, जिसमें हमारे आदरणीय नेता सभी लोग थे। मतलब परमेश्वर जी थे, गहलोत जी थे, मैं थी, रमेश चन्नीतला जी थे, साथ में हमारे यूबी वेंकटेश जी थे और जिलाध्यक्ष भी थे। और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया, उनके नीचे हमने आके फोटो भी निकाले और कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूं और वैसे भी कांग्रेस हूं। अचानक कल क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम इस बारे में ये कहेंगे कि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे, पार्टी में सीनियर लीडर थे। लेकिन पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने उनको नगर सेवक पद दिया है, स्टैंडिंग दिया है, इम्प्रूवमेंट कमेटी दिया है, BHT कमेटी दिया है, विरोधी पक्ष नेता बनाया है। ठीक है, आपको एक टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी दिया है। तो आपको भी पार्टी के लिए निष्ठावान होकर रुकना चाहिए था। जब पार्टी की सत्ता आएगी तो आप कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, ये भी वादा हुआ था। अब उन्होंने निर्णय लिया है तो कोई बात नहीं, जहां गए वहां सुखी रहे। हरियाणा के जींद में पुलिस अधीक्षक पर कथित तौर से सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आरोपी IPS के तबादले की मांग की है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। देखिए, आज सुबह सुमित कुमार जी हमारे ऑफिस आए थे और हमने उनसे पूरी बातचीत की। उन्होंने अपना विषय भी रखा। जिस प्रकार से उन्होंने बातें की उससे उन्होंने तो अपने आप को क्लीन चिट साबित किया, परंतु उनकी बातों से 2-3 पॉइंट जो हमें समझ आए, जो हमने क्लू निकाला, जिसकी हम इंक्वायरी करेंगे और हमने उसके लिए 7 तारीख की डेट रखी है। हम 4-5 ऐसी महिलाओं को बुलाएंगे जो उनकी बातों से हमें कुछ कनेक्शन दिखा। इसके अतिरिक्त जितनी भी महिलाओं का उसमें नाम था, एक यूट्यूबर पर उनकी शंका जाती है, जिसका उन्होंने हमें नाम भी बताया है, परंतु हम अभी आपको वो नाम नहीं बताएंगे। और वो व्यक्ति लापता है, फिलहाल मिल नहीं रहा है। FIR दर्ज हुई है। देखना ये होगा कि ये यूट्यूबर का क्या कनेक्शन है। ऐसी क्या बात है कि सुमित कुमार ने यूट्यूबर को पॉइंट किया। कहीं ऐसा तो नहीं ये हमें गुमराह कर रहे हो
कि मेन मामले से यूट्यूबर तक बात जाए, क्योंकि अल्टीमेटली केसेस होते रहते हैं, एसपीज के पास केस आते रहते हैं, तो अच्छे और बुरे व्यवहार मिलते ही रहते हैं। तो ये दोनों मसले देखने की बात है कि क्या एसपी सच में यूट्यूबर की वजह से बदनाम हुए हैं या अपनी बदनामी को बदलने के लिए रास्ता दूसरा हमें बता रहे हैं, ताकि हम जो हमारी वेरिफिकेशन है वो दूसरी दिशा में चली जाए। तो ये हम सर्च कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आस्था मोदी जो मेरे साथ अभी लगभग 2-3 घंटे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ी थी, उन्होंने हमें बताया कि आज 40 महिलाओं को उन्होंने और बुलाया है जिनसे वो इंक्वायरी करेंगे, और उससे पहले वो 19 महिलाओं को पूछताछ कर चुकी है। वो 19 महिलाएं जिनके सेम नाम हैं जो 7 नाम साइन वाले एप्लीकेशन में थे। अब जो उनकी बात से पता लगा, जब हमने पूछा कि ये 40 महिलाएं कौन है, तो आस्था मोदी का कहना था कि मैं और डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही हूँ ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे, या हमारी जो इंक्वायरी है वो कहीं पर भी चूक ना खाए, ढीली ना हो, जिसमें हम देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में इजाफे से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रदूषण इस समय अपने चरम पर है। इसकी वजह से दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आम लोगों से इस बार प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए पटाखे चलाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने इस विषय पर मीडिया से बातचीत में दीपावली के मौके पर दिए जलाने पर जोर दिया है। कुछ जगहों पर पर्टिकुलर जो है वो एक्यूआई थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन आज की जो रात है वो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें और एक बात ध्यान रखें कि हमें दिवाली धूमधाम से मनानी है, दिए जलाने हैं, मिठाइयां बांटनी है, लेकिन पटाखे जला करके अपने घर में जो बच्चे हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, उनकी सांसों पर, उनकी जिंदगी पर संकट नहीं पैदा करना है, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी दिल्ली इस बात को ठान ले कि हमें अपने घर के बच्चे, अपने बुजुर्गों की जिंदगी का भी ख्याल रखना है, तो मुझे लगता है कि जो हर साल दिवाली के बाद जो धुआं दिल्ली होती है, उससे हम लोग बचा सकते हैं। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के प्रयास करें और जो पटाखों का प्रदूषण है उससे अपने परिवार के बच्चों का, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को बचाने का प्रयास करें। नहीं, जहां पर भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, उन पर सभी टीमें जो है वो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, और रात में भी जो है पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, इसकी जरूरत ही क्यों है? अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के जान का हम दुश्मन क्यों बनना चाहते हैं? हम क्यों पटाखा जलाना चाहते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस एनफोर्समेंट से ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोग इंसानियत के नाते अपनी ड्यूटी को पूरा करें, अपने ही परिवार के, अपने ही घर के बुजुर्गों की जिंदगी की बचाने की भी जिम्मेदारी हम उठाएं और खुशियां भी मनाएं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व भाजपा के नेता ब्रह्मा सिंह तंवर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। ब्रह्मा सिंह तंवर के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और तंवर के आप में शामिल होने पर स्वागत किया है। आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं। पिछले 50 वर्षों से अलग अलग तरह से वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे हैं, कभी सीधे सरकार के अंदर तो कभी सरकार के बाहर, लेकिन अलग अलग तरह से वो लोगों की सेवा करते रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन्हें एक बार छतरपुर के एमएलए रहे, 2 बार छतरपुर के एमएलए रहे और एक बार उससे मेहरौली वाली एरिया के एमएलए रहे। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने उन क्षेत्रों का विकास किया
और उनका दिल्ली के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मात्र 10-12 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से पहले दिल्ली में और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम और उसकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर परिवार बढ़ता जा रहा है हम लोगों का, और अलग अलग अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ब्रह्म सिंह तंवर जी का और उनकी पूरी टीम का आज आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी का जो हमारा परिवार है वो भी सशक्त होगा, उसे ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, और दिल्ली के विकास को भी जो हम करते रहे आम आदमी पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, उस विकास को भी गति मिलेगी। साल 2023 में दीपावली के त्यौहार के दौरान गाजियाबाद में आग लगने की कुल 23 घटनाएं सामने आई थी। दीपावली पर आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए फायर ब्रिगेड टीम द्वारा रणनीति तैयार की गई है। विभिन्न स्कूलों, कॉलेज और सोसाइटी में आग लगने के दौरान किए जाने वाले बचाव को लेकर जानकारी दी गई है। जिसको फायर पोस्ट कहते हैं वो लगाया, मतलब हम मार्केट प्लेसेस में जो कंजस्टेड एरिया है, जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता लगा यहाँ फायर होती है, वहाँ पे गाड़ियां जो हमने हमारे शाम को करीब 5:30 बजे से रात के 12 बजे तक हमारे जवान विद गाड़ी और सामान के संग रहेंगे। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई आग लग जाती है तो हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाए, रेस्पॉन्स टाइम जो बच जाए और हम इमीडिएटली पहुंच जाए और आग को बुझा सके। आपको जैसे पता है कि हर साल की तरह इस साल भी करीब 3000 लोग जो हैं हमारे ड्यूटी पे हैं। सभी की छुट्टियां जो है हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। छुट्टी बहुत स्पेशल केस में दी जाती है, किसी का डेथ हो गया है, एक्सीडेंट है या किसी की शादी है, ऐसे कुछ मतलब बहुत ही रेयर केस में दी जाती है। तो करीब 3000 के लोग आसपास जो है हमारे पूरे जो है ड्यूटी पे रहेंगे। 6 बजे से जो शाम का टाइम है और 12 बजे से, यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है हमारे लिए। और आप देखिए इसी 6 घंटे के अंदर में हमें 200 से ज्यादा कॉल मिलती है। पर इस बार हमें उम्मीद है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए, पटाखे कम बजेंगे तो कॉल कम आएंगे। लेकिन फिर जी, ये आपकी बात से मैं लगता हूँ धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग जो अवेयर हो रहे हैं, तो इसलिए शायद पटाखे कम बजेंगे। पिछली बार भी देखिए जैसे बैन था, फिर भी जो है कुछ लोगों ने बजाए थे, आपने भी आवाजें सुनी होंगी। पर मेरे को उम्मीद है कि कॉल कम होंगी, क्योंकि पटाखों का जो प्रचलन है या चलन है जो है धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, कम हो रहा है, और इस बार पटाखे नहीं बजेंगे या कम बजेंगे तो फायर कॉल भी कम आएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऑटो और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस अभी तक मरने वालों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। आज प्रातःकाल थाना मुजरिया क्षेत्र में टेम्पो और पिकअप में आपस में एक्सीडेंट होने पर यहाँ पर सीएससी में 5 लोग लाए गए हैं, जिनकी 5 की डेथ हो गई है, बाकी उपचाररत हैं। मौके पर पुलिस फोर्स है और सब डॉक्टर लोग आ गए हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों की डेथ, जिसमें अभी 1 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जो ककरी बरेली क्षेत्र का रहने वाला है, और उसके जीजा ने उसकी शिनाख्त की है। सर बताया जाता है बिलसी की एक बॉडी है। बिलसी का क्या नहीं मुझे अभी क्या लग रहा है, कहाँ से आ रहे थे लोग, कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चल पा रहा है? अभी जांच चल रही है, अभी इसके निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं। जांच के उपरांत ये बात पूरी क्लियर होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने आज अपनी नई पार्टी घोषणा कर दी है। आरसीपी सिंह अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि आज दीपावली है और दीप जलाया जाता है और दीप आशा जगाता है, तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है शॉर्ट नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और इसका फुल फॉर्म आप सबकी आवाज है। और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, आशा। बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा नहीं, तो हमारी पार्टी का नाम ही। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा,
सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए कि ये पार्टी जो होगी तो हमारी पार्टी का जो संविधान है वो पार्टी का संविधान और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग हो, ये मैं 2-3 बातें इस पर कह देना चाहता हूं। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। यूरोपीय देश स्पेन के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 95 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं। बाढ़ से हुई मौतों की 1973 के बाद ये सबसे ज़्यादा संख्या है। उस साल 150 लोगों की मौत हुई थी। इस आपदा के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय शोक आज से शनिवार तक रहेगा। बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव काम चल रहा है। दक्षिण पूर्व स्पेन के कुछ इलाके एक साल में जितनी बारिश होती है उतनी बारिश एक रात में हो जाने की वजह से यहाँ बाढ़ आई है और हालात बिगड़ गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने बाढ़ के बाद अपने टीवी संदेश में कहा कि जो लोग अभी अपनों की तलाश कर रहे हैं उनके लिए पूरा स्पेन दुखी है। स्पेन सरकार के मंत्री एंजेल विक्टर टोरेस ने कहा कि इस बाढ़ की वजह से कितने लोग लापता हैं, सरकार इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दे सकती है। स्पेन के गृह मंत्रालय के इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि बाढ़ की वजह से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं खबर लिखे जाने तक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 72 तक पहुंच गया है। इस बाढ़ की वजह से स्पेन के वालेंसिया शहर में हालात गंभीर हो चुके हैं। यहाँ के नेता कार्लोस मजोन का कहना है कि शव बरामद किए गए हैं लेकिन इनके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।